So, first question is we are starting off with the chapter atoms. तो when we start off हम लोग थोड़ा हिस्ट्री को पढ़ते हैं. हम लोगों को मालूम है, सब लोगों को क्लास 11 में एटम सब लोग किया है, सबको पता है. एंड आई एम द वन हु डजंट नो एनीथिंग. ठीक है, तो थोड़ा सीखते हैं, तुम लोगों से ही सीखेंगे. तुम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, तुम लोग आंसर देना. ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी प्रीहिस्टोरिक पीरियड, दैट इज डाल्टन. डाल्टन बताया था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है. एटम इज इंडिविजिबल. यू कैन those atoms can take part in chemical reaction but you cannot divide the atoms into smaller pieces. सबसे छोटा पीस एटम. ठीक है, लेकिन obviously afterwards we got to understand कि एटम जो है वो डिविजिबल है. कहाँ से पता चला? The first conception was cathode ray tube, जो हम लोग डुअल नेचर में भी पढ़े थे. कैथोड रे ट्यूब में क्या होता है? At very low pressure concentrate. कैथोड रे ट्यूब में क्या होता है? At very low pressure जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तब क्या होता है? कैथोड से एनोड में एक रे प्रोड्यूस होता है व्हिच इज नथिंग बट द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मतलब वो रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है. सो फर्स्ट टाइम व्हेन वी गॉट टू अंडरस्टैंड कि एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, देन वी गॉट टू अंडरस्टैंड दैट एटम इज नॉट इंडिविजिबल. एटम्स कैन बी डिवाइडेड. तो डाल्टन का सिर्फ एक ही कांसेप्ट एप्लीकेबल था, दैट इज the atoms take part in chemical reaction. बाकी डाल्टन ने जितना भी पोस्टुलेट दिया था वो सारा अभी का सिचुएशन में आर नॉट एप्लीकेबल एट ऑल. सो ये फर्स्ट डाल्टन को रॉन्ग प्रूफ करके एक्सपेरिमेंटली राइट करने वाला था थॉमसन. थॉमसन बताया था कि उसका क्या कैथोड रे ट्यूब का कांसेप्ट से क्या कि एक एटम के अंदर दो टाइप ऑफ चार्ज होता है. क्या क्या चार्ज होता है? Positive charge and the negative charge. So the positive charge, he told that it is placed all over the atom. Atom का पूरा ऊपर पूरा positive charge से ही भरा हुआ है. सिर्फ negative charge क्या होता है? As छोटा 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 puddings. हाँ right, palm pudding model. तो pudding में palm की तरफ छोटा छोटा charge particle रहता है. That is what is called the Thomson model. हाँ वही वाटर बना. Thomson model क्या था? ये पूरा positive charges है, मतलब एटम पूरा पॉजिटिवली चार्ज है और उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन पाम की तरफ. जैसे हम लोग क्रिसमस में फ्रूट केक काटते हैं ना, उसमें जो फ्रूट्स रहता है उस फ्रूट्स की तरफ इलेक्ट्रॉन रहेगा. ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट कुड नॉट एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ कांसेप्ट्स रिगार्डिंग एटम्स. एटम्स का बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए. तो थॉमसन के बाद आया कौन? उसका ही स्टूडेंट रदरफोर्ड. ठीक है, रदरफोर्ड वेंट फॉर मोर एनालिसिस. उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट. राइट, सो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? एक बहुत थिन गोल्ड फॉयल लिया और एक सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स इसके ऊपर बॉम्बार्ड किया. Alpha particles. Now what are alpha particles? You know what are alpha particles? Alpha particles are doubly positively charged helium ions. Alpha particles are nothing but helium atom में से दो इलेक्ट्रॉन. If you take two electrons out of a helium atom, that is what you call an alpha particle. So वो alpha particles से इससे hit करवा है. ठीक है. Now just think of a situation. एक तुम्हारा आंख बंधा हुआ है, ठीक है, और तुम्हारे हाथ में बहुत सारा मार्बल दे दिया, ठीक है, and you are asked to throw those marbles, और तुम्हारे सामने एक स्क्रीन रखा हुआ है. वो स्क्रीन किससे बना हुआ है वो पता नहीं है तुमको, बट वो मार्बल्स तुमको थ्रो करने हुए. ठीक है, थ्रो करने के बाद वो स्क्रीन हटा दिया तुम्हारा. ठीक है, फिर तुम्हारा आंख खोला. आंख खोलने के बाद तुम देखे तुम जो मार्बल्स थ्रो किए थे उसमें से मोस्ट ऑफ द मार्बल्स वेर लाइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन एंड ओनली वन और टू मार्बल्स आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द स्क्रीन. अब तुमको ऑप्शन दिया गया है कि वो जो स्क्रीन था वो एक कपड़े का, मतलब क्लोथ का बना हुआ था. सेकेंड ऑप्शन फिशिंग नेट से बना हुआ था. थर्ड ऑप्शन फुटबॉल नेट से बना हुआ था. कौन सा करेक्ट होना चाहिए? फुटबॉल नेट. मतलब ज्यादा पोर्शन उसका एम्प्टी होना चाहिए, तभी ज्यादा क्या निकल जाएगा? मार्बल्स बाहर निकल जाएगा. थोड़ा पोर्शन में नेट्स है इसलिए वहां पर मार्बल एक दो अटक जा सकते हैं. राइट, द सेम थिंग हैपेंस विद द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट. उन्होंने सोचा था कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बाउंस करके वापस आ जाए, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या? ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल गया.
Very small alpha particles were scattered at large angles, and only 1 in 8,000 bounced totally back in the backward direction. ठीक है? So what is the conclusion? Conclusion of this experiment क्या conclude किया उन्होंने? First, most of atom is empty. इसीलिए ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधा निकल गया उसमें से. ठीक है? Second, most positive charge are concentrated in a small space. In a small space. ठीक है, एक बहुत स्मॉल स्पेस में पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है. ऐसा क्यों बोला उसने? क्योंकि ये जो 1 in 8,000 बाउंस बैक किया, ये पॉजिटिव चार्ज के साथ हेड ऑन कोलिशन करेगा तभी वो बाउंस बैक करने का चांसेस रहेगा. अगर सारा पॉजिटिव चार्ज एक छोटा जगह में कन्फाइंड नहीं रहेगा, तब क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर. तब क्या होगा? ये अल्फा पार्टिकल बहुत सारा बाउंस करके वापस आना चाहिए. Is that clear? So accordingly, we told that most of the positive charges are concentrated in a small space. And the third point, अच्छा third point नहीं है, ये तो observations, main observations था. तो इसमें से हम लोग क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो इसमें से उन्होंने बोला कि Rutherford told that first एक छोटा सा जगह में बहुत सारा चार्ज है, उसको न्यूक्लियस नाम दिया. Nucleus is a point where all the positive charges are concentrated. And second, और उसमें नेगेटिव चार्ज होना चाहिए. पॉजिटिव चार्ज तो हम लोग ले लिए कंसिडरेशन. नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? चुपचाप बैठा रहेगा? नहीं, बैठा अगर रहेगा तो वो अट्रैक्टेड होकर न्यूक्लियस में हिट करेगा. तो उन्होंने बोला कि देखो नेगेटिव चार्जेस जो है ना, वो प्लैनेट की तरह है. मतलब सन के चारों ओर जैसे प्लैनेट घूमते हैं, वैसे ही नेगेटिव चार्ज भी सेंट्रल न्यूक्लियस का चारों ओर घूमना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर घूमेगा नहीं तो वो सीधा जाके न्यूक्लियस को हिट करेगा. सो इट शुड बी रोटेटिंग ऑल अराउंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के चारों ओर घूमना चाहिए. सो जैसे सोलर सिस्टम है, उन्होंने एटम का न्यूक्लियस का अराउंड इलेक्ट्रॉन्स का भी वैसा ही एग्जांपल दिया. ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम एक छोटा सा हुआ. क्या प्रॉब्लम हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि जब कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चालू हुआ, सॉरी नॉट चालू हुआ, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अप्लाई किया गया यहाँ पर, तब क्या हुआ? देखा गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इफ दे रोटेट इन सर्कल्स, आर दे एट यूनिफॉर्म मोशन? कोई भी सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं है? इज अ सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म? नो, नेवर. व्हाई? बिकॉज़ अ सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. सो उसका वेलोसिटी ऑलवेज चेंज कर रहा है ना. मतलब इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन. तो कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो हम लोगों ने पढ़ा है ईएम वेव्स में, इट विल रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करेगा तो उसका एनर्जी घटेगा एंड इट शुड go on decreasing the radius and finally hit the nucleus. And this should take some very less than 1 second. मतलब 1 second भी नहीं, 1 microsecond millisecond से भी कम टाइम लगेगा. ठीक है? तो उससे क्या होगा? एटम becomes very much unstable. मतलब जो कंसेप्ट रदरफोर्ड ने बताया, इसके हिसाब से जो एटम है वो बहुत अनस्टेबल बनेगा. Afterwards, Bohr came up with an idea. He told that इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में ही घूमता है, लेकिन क्या करता है? वो कोई भी ऑर्बिट में घूम नहीं सकता. वो कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूम सकता है. कौन सा स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूम सकता है? जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. तो अब ये है हम लोगों का पूरा प्रोसीजर जो हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहले हम लोगों को रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें कुछ डेटा जानना है थोड़ा इन डेप्थ, और उसके बाद बोर का थ्योरी कैसे ये MBR = NH/2π आया, ये भी हम लोगों को थोड़ा जानना है कि कैसे ये हो गया. ठीक है? सो विल बी डूइंग दैट.